जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए सामाजिक अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रथम साम्राज्य को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि सीटेट पेपर सेकंड का है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को जैसे पता ही है कि सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसीलिए हम सामाजिक अध्ययन के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को एक क्रम से करवाने की कोशिश किया हूं, और मैंने लगभग 5-6 टॉपिक लगभग करवा भी दिया हूं। आज ये हमारा जो है तो 7वां टॉपिक था, पहला साम्राज्य। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कब, कहाँ और कैसे इसको भी करवा दिया है। शुरुआती समाज, शुरुआती किसान और चरवाहे, पहले शहर, शुरुआती राज्य और नए विचार, इन सारे टॉपिकों को हमने कवर कर लिया है पिछली वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने उन हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है, इन टॉपिकों की जो वीडियो हैं उनको अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, तो इन सारे ही टॉपिकों की, सारे ही वीडियो की जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां से जाकर आप वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे ही टॉपिक जो अभी तक हमने करवा दिए हैं, ये आपके सीटेट एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इसके बाद ये जो पहला साम्राज्य है, इसके अलावा और भी जो ये टॉपिक बच रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो सारे टॉपिक यहाँ पे बच रहे हैं, इन सारे ही टॉपिकों को हम क्रम से करवाना शुरू कर दिया हूँ, तो करवाऊँगा ही। फ़िलहाल आज हम देखने वाले हैं पहला साम्राज्य। दोस्तों, हमारा जो ये चैनल है, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, ये जो वीडियो है, इसमें जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके सीटेट एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये हम क्रम से पढ़ा रहे हैं। जो हमारा ये सामाजिक अध्ययन का सोशल स्टडीज़ के जो टॉपिक्स हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उनको हम क्रम से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और इन सारी ही वीडियो को देखने के लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो तैयारी है सीटेट एग्ज़ाम की वो मैं करवा दूँगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी तक जो है तो हमने इन टॉपिकों को कवर करवा दिया है। 6 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। आज का हमारा जो 7वां टॉपिक था वो था पहला साम्राज्य। ठीक है, मैंने क्रम से करवा रहा हूँ, एक एक करके करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को हमारी ज़रूर देखिएगा, और वो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला साम्राज्य। दोस्तों, प्रथम साम्राज्य यानी कि द फर्स्ट एम्पायर। ठीक है, मौर्य साम्राज्य भारत का पहला और महान साम्राज्य था। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य है ये भारत का पहला साम्राज्य था और महान साम्राज्य था। ठीक है, मौर्य शासन काल के दौरान मगध का साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, मौर्य शासक सम्राट हुआ करते थे, जिन्हें अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए बड़ी संख्या में कर और सेना की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो कोई भी जो है तो शासक अगर सम्राट बनता है तो उनके सामने साम्राज्य की जिम्मेदारी आ जाती है, और साम्राज्य की रक्षा करने के लिए बड़ी संख्या में कर और सेना की आवश्यकता उसे होगी। ठीक है, मौर्य शासन व्यवस्था वंशानुक्रम पर आधारित थी। जो मौर्य शासन व्यवस्था वो किस पर आधारित थी? वंशानुक्रम पर आधारित थी। ठीक है, वंश के आधार पर जो है तो चलती थी। दूसरे वंश का कोई भी व्यक्ति वहाँ का सम्राट या शासक नहीं बन सकता था। ठीक है, वंश के आधार पर ही वह राजा बनते थे, जिसमें एक ही परिवार के कई सारे सदस्य एक के बाद एक राजा बना करते थे। वही है वंशानुक्रम। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ये महत्वपूर्ण राजा थे 3।
थे तो बहुत सारे, लेकिन महत्वपूर्ण थे ये। इन्होंने जो है तो लोक कल्याण के लिए सोचा। ठीक है। मौर्य इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक इंडिका, विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक मुद्रा राक्षस, अशोक के शिलालेख और कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है। मौर्य इतिहास के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार यह भी जानकारी मिली है कि मौर्य काल में उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है वो किस लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण राजा हुए उनमें से जो है तो जो ये चंद्रगुप्त था इसको देख लेते हैं। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 324 ईसा पूर्व की थी। इस साम्राज्य की स्थापना करने में चाणक्य ने उनका महत्वपूर्ण योगदान सहयोग दिया था। ठीक है। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने राजनीति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में जो है तो काबुल शामिल था, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना के दोआब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और बिंद और कश्मीर, ये जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में ये सब सम्मिलित थे। ठीक है। तक्षशिला से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का जो मार्ग था, ठीक है, तक्षशिला से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ठीक है। कौन? तक्षशिला, सॉरी। ठीक है। तक्षशिला जो है तो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था और दूसरी ओर उज्जैन से उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। ठीक है। दूसरी ओर जो उज्जैन था, ठीक है, जो उज्जैन था वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। ठीक है। और तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला मतलब उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया आते जाते थे तो तक्षशिला से ही होकर जाते थे, जबकि उज्जैन से जो है तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत जाते समय जो है तो उज्जैन से ही जाते थे। मेगास्थनीज और उसकी पुस्तक इंडिका के बारे में देख लेते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत बनकर आया था। किसका राजदूत बना था? राजा सिल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर जो है तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य एवं पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया। ठीक है। जो निम्न प्रकार से है, देख लेते हैं उसको। मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका थी आज अपने मूल रूप में वो मौजूद नहीं है। ठीक है। क्योंकि जब सम्राट जनता के सामने उपस्थित होता था तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती थी। सम्राट के जो अंगरक्षक होते थे वह सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे, ऐसा उसमें लिखा गया था जो इंडिका थी। ठीक है। और राजा जो थे वो हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था और राजा के खाने से पहले उसकी करीबी नौकर को खाना खाना पड़ता था। राजा लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं बिता सकता था। ये सारी चीज़ें जो है तो इंडिका में लिखी थी। ठीक है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा कि पाटलिपुत्र एक विशाल और खूबसूरत नगर था जिसमें 570 बुर्ज एवं 64 द्वार थे। इस काल के घर जो थे वो 2 या 3 मंजिल के होते थे जो लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने होते थे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि राजा का महल भी लकड़ी का ही बना होता था, जिस पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में दास प्रथा के प्रचलन का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। मतलब जो मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, उसमें दास प्रथा के बारे में नहीं बताया गया है। दास प्रथा क्या होती थी? दास प्रथा यानी कि राजा के जो गुलाम होते थे वही दास कहलाते थे। ठीक है। बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के निधन के बाद उसका पुत्र बिंदुसार, जब चंद्रगुप्त मर गया तो उसका पुत्र ये बिंदुसार जो है वो साम्राज्य का शासक बना। ग्रीक लोग बिंदुसार को जो है तो क्या मानते थे? अमित्रघात के नाम से पुकारते थे, क्योंकि बिंदुसार ने संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। जब तक जिया था जब तक जो है तो लोगों की सेवा में जो है तो लगा रहता था। ठीक है। उसके बाद अशोक के बारे में देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर अशोक ने जो है तो 273 ईसा पूर्व में बैठा था, किंतु उत्तराधिकार युद्ध के कारण, ठीक है,
मतलब जो है तो उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ, उसके कारण उसका जो राज्याभिषेक था, ठीक है, अशोक का, वो लेट हो गया, 4 साल बाद हुआ, यानी कि 269 ईस्वी पूर्व में वो गद्दी पर बैठा। अशोक को उसकी अभिलेखों में जो है तो देव नाम प्रिय के नाम से संबोधित किया गया था। अशोक के अधिकतर जो अभिलेख हैं वो प्रकृति भाषा और देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। लिपि का मतलब होता है लिखना, ठीक है। फिर देख लेते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग का जो युद्ध है वो अशोक के द्वारा 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया और वो कलिंग को जीतने के लिए लड़ा गया था, ठीक है। अशोक की जो धम्म नीति है उसको देख लेते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति पर चलने का निश्चय किया। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। अशोक का जो धम्म था उसमें किसी देवता की पूजा करना या कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि वह अपने प्रजा को निर्देश दे, उन्हें अच्छा ज्ञान दे, ठीक है। अशोक ने सभी धर्म के साथ बिना भेदभाव करते हुए सहिष्णुता का व्यवहार अपनाने का निश्चय किया और क्रूरता का जो व्यवहार करते थे वैसे लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। उसके अलावा अशोक ने ऐसा महसूस किया कि इन समस्याओं का समाधान उसका कर्तव्य ही है, इसलिए अशोक ने धम्म महामात्य के नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जो है तो धम्म की शिक्षा देते थे। अशोक के कहने पर अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए और अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वो राजा के संदेशों को उन लोगों को मतलब जो है तो अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि जो हमारे संदेश हैं उन संदेश को जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं उनको तुम पढ़ करके और सुनाओ, ठीक है। अशोक की अधिकतर संदेश जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अभिलेख जाओगदा, आरजी, टोपरा और लंपाका में स्थित हैं, ठीक है, इसके जितने भी अभिलेख हैं, ठीक है। उसके अलावा अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे? अशोक ने अपनी प्रजा के लिए संदेश दिया कि वह अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करें और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान दें, ठीक है, जिसके बाद ही उनको जो है तो मुक्ति मिल सकती है। अशोक ने प्रजा के लिए यह भी संदेश दिया कि अपने धर्म की प्रशंसा ना करना, दूसरे के धर्म की निंदा ना करना, दोनों ही बातें गलत हैं, ठीक है। अपने धर्म की प्रशंसा करना और दूसरे की धर्म की निंदा करना, ये दोनों ही बात गलत हैं, क्योंकि हर किसी को दूसरे का धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों की धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वो अपने धर्म को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसीलिए किसी के भी धर्म की बुराई नहीं करना चाहिए और ना ही अपने धर्म की बड़ाई करना चाहिए, ठीक है। फिर जो है तो दशरथ मौर्य, ये जो है तो अंतिम शासक थे, अशोक के पौत्र थे ये। इन्होंने शिलालेख जारी किए थे। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य जो है तो बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, क्योंकि मौर्य शासन काफ़ी बड़ा था, है ना, इसीलिए वहाँ पे अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्र पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। संदेश पहुँचाने वाले जो संदेश वाहक होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे, ठीक है। और इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे जिन पर प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग 2200 ईसा पूर्व पहले हुआ। इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में उत्तर भारत के कुछ भागों में मौर्य साम्राज्य के पतन के करीब 100 साल तक हिंद यौवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर में उत्तर पश्चिम भारत पर शक, ठीक है, हिंद यौवन राजा का अधिकार और शक नामक राजाओं का जो है तो अधिकार हुआ, ठीक है, मौर्य साम्राज्य पर। मौर्य साम्राज्य के पतन के जो कारण थे वो निम्नलिखित हैं, जैसे ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया,
अशोक की अहिंसावादी नीति, अहिंसा का मतलब होता है किसी के साथ मारपीट और जो है तो जोर ज़बरदस्ती ना करना ही जो है तो अहिंसावादी नीति है, ठीक है। और हिंसावादी किसी के साथ मारपीट करना व कोई चीज़ जो है तो किसी से छीनना ही जो है तो क्या है, हिंसा है, ठीक है। वित्तीय संकट, ठीक है, मतलब जो है तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जो है तो जो राज व्यवस्था को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, मतलब मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए पैसे की कमी पड़ गई थी, जिसकी वजह से जो है तो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि खर्चे थे भाई। क्या है कि सेना का भी रखरखाव के लिए पैसे चाहिए होती थी और प्रजा तो थी ही, है ना। और योग्य उत्तराधिकारी का अभाव, मतलब जो उसके उत्तराधिकारी बने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, बिंदुसार के बाद जो वहाँ के उत्तराधिकारी बने वो योग्य नहीं थे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जो है तो योग्यता नहीं थी उनकी, इस वजह से जो है तो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है तो एक और था दमनकारी शासन, ठीक है। दमनकारी शासन के कारण जो है तो मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।